नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। लखनऊ से एक यादगार खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत एक कुशल अधिवक्ता, स्वतंत्रता सेनानी और भारत सरकार के पूर्व गृह मंत्री थे। उन्होंने पंडित पंत की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। और योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में पंडित पंत ने विकास की जो आधारशिला रखी है, जो विजन प्रस्तुत किया, वह आज भी प्रदेश और देश के अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आधार बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश आज जो कुछ भी पा रहा है, उसके पीछे पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की दूरदर्शिता और सोच का हाथ है। इस अवसर पर प्रदेश के कई गणमान्य व्यक्ति और नागरिक पंडित गोविंद बल्लभ पंत की याद में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। भारत माता के महान सपूत, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक कुशल अधिवक्ता, एक सुयोग्य प्रशासक, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत सरकार के पूर्व गृह मंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की आज पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पेशे से अधिवक्ता पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म आज के उत्तराखंड राज्य में हुआ था। उस समय उत्तराखंड संयुक्त प्रांत का एक हिस्सा था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने अपनी वकालत छोड़ करके देश की स्वाधीनता आंदोलन में वे कूद पड़े थे। 1937 में जब ये देश गुलाम था, तब उत्तर प्रदेश के प्रीमियर के रूप में भी उनका चयन हुआ था। स्वतंत्र भारत में संयुक्त प्रांत के और प्रथम आम चुनाव में उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की का स्मरण हम सब करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने विकास की जो आधारशिला रखी, जो विजन उस समय उन्होंने प्रस्तुत किया था, आज उत्तर प्रदेश उसका अनुसरण करते हुए भारत की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार बना हुआ है। ये जो भी विजन है, उत्तर प्रदेश आज जो कुछ भी कर पा रहा है, इसके पीछे पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की सोच है। उन्होंने अपने समय में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश में सुधार के लिए, रिफॉर्म के लिए बहुत सारे कदम अपने कालखंड के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर उठाए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के उपरांत वे भारत के
गृह मंत्री के रूप में भी उन्होंने देश को अपनी अमूल्य सेवाएं दी। राजभाषा हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए, इसके प्रचार प्रसार के लिए उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। देश की स्वाधीनता के लिए उत्तर प्रदेश और देश की बहुमूल्य सेवा के लिए 1957 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। आज पंडित गोविंद बल्लभ पंत भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनके कार्य, उनकी प्रेरणा हम सब का मार्गदर्शन कर रहा है। मैं इस अवसर पर, आज उनकी पावन पुण्यतिथि है, प्रदेश सरकार की ओर से उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने के लिए एक अहम कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को 50 QRT यानी क्विक रिस्पांस टीम वाहनों की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन QRT वाहनों का उद्देश्य आपात स्थिति में तेजी से मौके पर पहुंचकर कानून व्यवस्था बनाए रखना और अपराध पर त्वरित कार्रवाई करना है। बताया जा रहा है कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये वाहन प्रदेश के अलग अलग जिलों में तैनात किए जाएंगे, जिससे पुलिस की प्रतिक्रिया समय पर सुधार होगा और सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना सरकार की प्राथमिकता है और ऐसा कदम आम जनता की सुरक्षा को लेकर बेहतर बनाएंगे। अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। सुभाष सपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। अंबेडकर नगर के सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान राजभर ने कहा है कि सपा भारतीय जनता पार्टी के बी टीम की तरह काम करती है और चुनाव में बसपा की मदद करती है। राजभर ने कहा है कि जिस राज्य में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने गई वहां बसपा की सरकार बन गई। उन्होंने इसके उदाहरण तौर पर मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार का जिक्र किया। इसके साथ ही राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को कांग्रेस को लेकर दिए गए बयान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव खुद कांग्रेस को चालू पार्टी बताते हुए लोगों से उसे वोट ना देने की बात कहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर वोट किसे दिया जाए। वही देश में 80 करोड़ लोगों के गरीबी रेखा से नीचे होने के सवाल पर भी राजभर ने बताया कि उन्होंने कहा है कि अगर किसी तरीके से जांच कराई जाए तो यहां आंकड़ा 80 करोड़ से घटकर लगभग 30 करोड़ रह जाएगा। और राजभर का कहना है कि पिछली सरकारों के दौरान कई लोगों ने फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनवा लिए हैं और जिसमें जमीन, मकान, गाड़ी, बंगले वाले लोग भी शामिल हैं। ऐसे लोग सरकार राशन लेकर या तो पशुओं को खिला देते हैं या फिर उसे बेच देते हैं। उन्होंने कहा कि जब सरकार ने राशन कार्ड की जांच शुरू करवाई थी तो पूरे प्रदेश में विरोध शुरू हो गया था। बताया जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर लखनऊ जाते समय अंबेडकर नगर के सर्किट हाउस में कुछ देर के लिए रुके थे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में ये बयान दिए। एक कहावत है, जहां जानी दूल्हा रानी हुआ परे पाथर पानी। ठीक है, आपने मध्य प्रदेश से अगर हम शुरू करें तो मध्य प्रदेश में दो पार्टियां चुनाव मैदान में मजबूती से थी, कांग्रेस और भाजपा। ये गए वहां भाजपा को जिताने के लिए। उनका बयान है कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना, हमको धोखा दिया तो आपको धोखा देते देर नहीं लगेगी। तो जितावें किसको? भाजपा को। हम ले चलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में बाई इलेक्शन था, ये गए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, इन्होंने आकर के चुनाव लड़ा और भाजपा को जितवा दिया। तो ये भाजपा के लिए काम करते हैं। ये गए दिल्ली केजरीवाल की सरकार बनाने, तो भाजपा की बनवा के आ गए। ये गए जो है बिहार,
जदयू की आरजेडी की सरकार बनाने, तो भाजपा की बनवा के आ गए। एक है महाराष्ट्र, तो भाजपा की सरकार बनवा के आ गए। तो इनका काम सिर्फ बचा है किसी भी इशू पर विरोध करना। और हम तो देखते हैं विपक्ष अगर विरोध न करे तो जनता के बीच में वोट मांगने लायक नहीं रहेगा। आपको सही बात बता दें, अगर आपके जिले में हम जांच करा दें ना, तो जो आप आंकड़ा देख रहे हैं ना, वो आंकड़ा घट के चला आएगा 80 करोड़ से, वो घट के आ जाएगा 30 करोड़। ऐसे ऐसे लोग पिछली सरकार में अपना कार्ड बनवा लिए हैं। आपने देखा होगा कि एक बार सरकार ने पहल शुरू की थी, पूरे प्रदेश में विरोध शुरू हो गया। जिसके पास मकान है, जमीन है, बंगला है, उसके पास राशन कार्ड है, और राशन उठा के कहाँ ले जा रहा है? अपने पशु को खिला रहा है, बेच दे रहा है। सरकार बहुत कदम बढ़िया उठाई, लेकिन इतना विरोध होने लगा ना कि गोंडा से एक गर्व की खबर सामने आई है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी परीक्षा में गोंडा के कार्तिकेय सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 269वीं रैंक हासिल किए है। कार्तिकेय सिंह ने पूर्व केसरगंज सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के निजी सचिव और संसद कर्ण भूषण शरण सिंह के प्रतिनिधि संजीव सिंह के पुत्र है और कार्तिकेय की शुरुआती पढ़ाई गोंडा के श्री रघुकुल विद्यापीठ में हुई है। इसके बाद उन्होंने आईआईटी मुंबई से ग्रेजुएशन किया और अब यूपीएससी में सफलता हासिल कर जिले के नाम रोशन किया है। कार्तिकेय के इस उपलब्धि से पूरे गोंडा जिले में खुशी का माहौल है और लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। लखनऊ से एक अहम राजनीतिक और धार्मिक खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने विख्यात शिया धर्मगुरु मौलाना यासूफ अब्बास के उनके लखनऊ स्थित आवास पर मुलाकात की। इस दौरान अजय राय ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खमेनेई शहादत पर ताजियात पेश की और उन्होंने शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि यह पूरी दुनिया के लिए एक दुखद घटना है। साथ ही अजय राय ने अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए जा रहे हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा है कि इन हमलों में मासूम और बेगुनाह लोगों की जान जा रही है, जो इंसानियत के खिलाफ है। अजय राय ने इसे पूरी तरह इंसानियत का कल्याण बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शांति बनाए रखने की अपील भी की। साहब के लिए जो स्टैंड कांग्रेस पार्टी का, राहुल जी, सोनिया जी का और हमारे यूपी के प्रेसिडेंट जनाब अजय राय जी का रहा है, वाकई में वो काबिल तारीफ़ है। मैं ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड से आपका तहे दिल से पूरी मिल्लत की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक शहीद की शहादत पे, जिनको अमेरिका और इजराइल ने बेदर्दी से शहीद किया और बच्चों को, 160 बच्चियों को, उसके ऊपर आपने जो स्टैंड लिया, मैं अपनी पूरी कम्युनिटी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप बोलिए। हमारे मौलाना यासूफ साहब ने जो बात कही है, निश्चित तौर से हम सब लोग इस अत्याचार अन्याय के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। जो आज जिस प्रकार से अमेरिका और इजराइल जिस तरीके से हमारे इतने महान नेता, इतने बड़े नेता खामेनी साहब को मारा, उनकी हत्या की, और जो 165 बच्चे, जो एक निर्दोष बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को जिस तरीके से मारा गया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम उसकी निंदा करते हैं और हम सब लोग पूरी तरीके से मजबूती के साथ इस स्टैंड पे खड़े हैं कि ये बंद होना चाहिए, अत्याचार बंद हो। और जो आज देश के एक बहुत ही, भारत देश के बहुत अच्छे मित्र, ईरान ने हमेशा मित्रता निभाई है। खामेनी साहब ने, हमें याद है कि जब संकट आया है देश के ऊपर, तब हमेशा पूरा ईरान और पूरे खामेनी साहब ने पूरा समर्थन किया, सहयोग किया। हम सब लोग उनके इस पूरी तरीके से साथ खड़े हैं। जो अत्याचार अन्याय हो रहा है, ये बंद होना चाहिए, तत्काल रोका जाए, ये मेरी मांग है। बहुत शुक्रिया। सीतापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां साध्वी प्राची ने ईरान इजराइल युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीतापुर नगर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने की पहुंची साध्वी प्राची ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि इजराइल और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बगदादवादिता में पड़ने के बाद युद्ध का फैसला लिया है, जिसके लिए उन्होंने
नेतन्याहू का धन्यवाद भी किया। और साध्वी प्राची ने आगे कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी की मौत को लेकर उत्तर प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में मातम मनाया जा रहा है। ऐसे लोगों की सरकार को जांच करनी चाहिए कि आखिर उनका खमेनी की क्या संबंध है। उन्हें कहा है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में निर्दोष भारतीयों की मौत के मामले में खमेनी ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। साथ ही उन्होंने यहां भी आरोप लगाया कि जब भी भारत पाकिस्तान या कश्मीर का मुद्दा उठा, खमेनी ने पाकिस्तान का पक्ष लिया। ऐसे में साध्वी प्राची ने मांग की है कि भारत और उत्तर प्रदेश खमेनी की मौत पर मत मनाने वाले लोगों की जांच होनी चाहिए। सीतापुर में निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची साध्वी प्राची और सुनिए ईरान इजराइल युद्ध और खमेनी को लेकर क्या कहा। देखिए, जब शांति के रास्ते बंद हो जाए तो राजा को भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए। इजराइल ने, नेतन्याहू ने, धन्यवाद करती हूं कि गीता पढ़ी और गीता के अनुसार डिसीजन लिया। ये माना कि खामनेई के मरने पे हिंदुस्तान में भी हाय तौबा और विधवा विलाप चल रहा है। उनकी जांच होनी चाहिए जो विधवा विलाप कर रहे हैं। आखिर उनका कनेक्शन क्या है खामनेई से? उसने तो याद है हमें, जब पहलगांव की घटना हिंदुस्तानियों पर धर्म पूछ पूछ करके उनका कत्लेआम किया था, तो खामनेई ने तो पाकिस्तान की मदद की थी। तो इन लोगों का क्या कनेक्शन है? और दूसरी बात, 25 करोड़ ईरान के साथ है, 100 करोड़ हिंदुस्तानी, हर राष्ट्रवादी इजराइल के साथ है। मेरे भाई, घबराने की जरूरत नहीं। इजराइल जो कर रहा है, नेतन्याहू बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनका शुक्रिया है, धन्यवाद। यूपी के पश्चिम इलाकों में कई महिलाओं ने जो मस्जिद के आगे जाकर के जो काफी विरोध प्रदर्शन भी किया है। हाँ, मैंने यही तो बोला है। यूपी में जो खामनेई के मरने पर विधवा विलाप हुआ, भाजपा की सरकार को उनकी जांच करा देनी चाहिए। आखिर उनका कनेक्शन एक आतंकवादी से क्या कनेक्शन था, ये पता चलना चाहिए देश को। पूरा विश्व जानता है कि गद्दार बाहर के नहीं, हिंदुस्तान के अंदर ज्यादा है। हिंदुस्तान के अंदर ज्यादा, कहीं ना कहीं भारत को भी जो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। अब तो मैं भी कह रही, पूरा देश कह रहा है, बाबा ने भी आवाज उठाई, हमने सुर में सुर मिलाया। सबको राष्ट्रवादियों इकट्ठा हो जाना चाहिए। हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान जब तक है तब तक पूरे विश्व में शांति है। जिस दिन हिंदुस्तान के अंदर खतरे की घंटी बजेगी, पूरा विश्व त्राहिमाम त्राहिमाम करेगा। इसलिए हिंदू राष्ट्र घोषित, वैसे तो ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है हिंदुस्तान, क्योंकि पाकिस्तान उनको दिया था भाई। जो लोग हिंदुस्तान में रहना नहीं चाहते थे, हिंदुस्तान उन्हें पसंद नहीं था, हिंदुस्तान का खान पान रहन सहन पसंद नहीं था, तो उनको बोल दिया था तुम पाकिस्तान में चले जाओ, पाकिस्तान तुम्हारे लिए, ये हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बचा था। तो ये ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है, लेकिन घोषित होना चाहिए। एक जैन मुनि जी को मैं सोशल मीडिया पे सुन रही थी, बहुत अच्छी बात कही। जैसे कर्ण, सूत पुत्र ही पुकारा गया क्योंकि वो घोषित नहीं था, कुंती को मालूम था। काश महाभारत में कुंती अगर कर्ण को अपना पुत्र, अपने कुल का बच्चा घोषित कर देती तो आश्रम में उसका अपमान ना होता, उसे पढ़ाई का अधिकार पूरा मिलता। और द्रौपदी ने जो स्वयंवर में अपमानित किया था कर्ण को, वो अपमानित ना होता कर्ण। इसीलिए घोषित होना चाहिए जल्दी से जल्दी हिंदू राष्ट्र, तुरंत घोषित हो जाए आज के वर्तमान के हालात को देख करके। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर एक नया पोस्टर चर्चा का विषय बन गया है। बिहार की राजनीति को लेकर लगाए गए इस पोस्टर के जरिए समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद इखलाक ने भारतीय जनता पार्टी पर तांच कसा और बताया जा रहा है कि यहां पोस्टर सपा कार्यालय के बाहर लगाया गया है, जिसमें बिहार की सियासत को लेकर बीजेपी निशाना साधा गया है। और सपा नेता मोहम्मद इखलाक द्वारा
लगाए गए इस पोस्टर के बाद राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर बयानबाजी तेज होने के असर नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस पोस्टर को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है और इससे बिहार की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने दुनिया के बढ़ते युद्ध के माहौल को लेकर बड़ा बयान दिया है। इंद्रेश कुमार ने कहा है कि हम भारतीय भारत से है और भारत हमेशा शांति और भगवान बुद्ध का देश रहा है, जबकि दुनिया के कई हिस्से युद्ध को पसंद करते हैं। उन्होंने कहा है कि विश्व की ताकतों को यहाँ सोचना चाहिए कि यहाँ युद्ध आखिर मिला क्या है, सिवाय विनाश के। अगर यहाँ युद्ध केवल विनाश की मिलता है तो अब समय आ गया है कि दुनिया युद्ध रोककर शांति और सद्भाव की दिशा में आगे बढ़े। और इंद्रेश कुमार ने यह भी कहा है कि दुनिया की विनाश की यहाँ छोड़कर विकास की चर्चा करनी चाहिए ताकि पूरी मानवता के लिए बेहतर भविष्य बनाया जा सके। भारत, हम लोग भारत के भारतीय के रूप में हैं। भारत सदा से शांति का और बुद्ध का देश रहा है, जबकि बाकी जगत जो है युद्ध को प्रेफर करता है। मैं यही कहूँगा, दुनिया की ताकतों ने ये सोचना चाहिए युद्ध से विनाश के अतिरिक्त और क्या मिला है। जब मिल ही विनाश रहा है तो सबने ये कोशिश करनी चाहिए कि युद्ध रोककर शांति और सद्भाव से विश्व रहे, विनाश की तरफ नहीं जाए बल्कि विकास की चर्चा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों को देखते रहिए हम टीवी भारत।